अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से अमरीकी अदीब बोरखेस का एक अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका तर्जुमा किया है आसिम बट ने। अफसाने का उन्वान है तलवार का जख्म। एक करीह सूरत जख्म का निशान उसके चेहरे पर खिंचा था। राख के रंग की तकरीबन मुकम्मल मेहराब, जिसने एक सिरे पर उसकी कनपटी में झिरी डाली थी तो दूसरे सिरे पर उसके रुखसार तक ये झिरी खिंची हुई थी। उसका असल नाम कोई अहमियत नहीं रखता। टोक्यो रेम्बो में उसे हर कोई ला कोलोराडो का अंग्रेज कहता था। इन खेतों के मालिक कार्डोसो ने ये खेत उसे बेचने से इनकार कर दिया था। मैंने सुना है कि तब अंग्रेज ने उसे जो दलील दी थी वो किसी के गुमान में भी नहीं आ सकती थी। उसने कार्डोसो को उस जख्म का राज बता दिया था। अंग्रेज रिव ग्रैंडी डेल्सर के सरहदी इलाके से आया था। वहां बहुतों के ख्याल में वो ब्राजील का स्मगलर था। खेतों में बेतहाशा घास उगी हुई थी। नाखालिस नमकीन पानी से गड्ढे भरे हुए थे। इन खामियों को दूर करने के लिए अंग्रेज ने मजदूरों के साथ मिलकर काम किया। कहा जाता है कि वो सफाकी की हद तक सख्त गिर था, लेकिन मोहतात अंदाज में मुनसिफ मिजाज भी। ये भी कहा जाता है कि वो शराबी था। साल में 1 या 2 बार खुद को ऊपर छत वाले कमरे में बंद कर लेता। 2-3 दिनों की कैद के बाद कमरे से यूं बरामद होता जैसे किसी जंग या किसी चक्रव्यूह से बाहर आया हो। जर्द रूह, कांपता हुआ, उलझा हुआ और हमेशा की तरह हाकिमाना अंदाज के साथ। मुझे उसकी सर्द मोहर आंखें, तवाना दुबलापन, भूरी मूछें याद हैं। उसका किसी से मेल जोल नहीं था। यह हकीकत है कि उसकी हस्पानवी जबान खाम और ब्राजीलियन लहजे में गडमट थी। कारोबारी खत या किसी पंफलेट के सिवा उसकी कभी कोई डाक ना आती। पिछली मर्तबा मैं जनूबी सूबों से गुजरा तो कारागोटा की झील में आने वाले सैलाब ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं वो रात ला कोलोराडो में बसर करूं। थोड़ी ही देर में मुझे एहसास हुआ कि मेरी यहाँ आमद बेमौका थी। मैंने अंग्रेज का दिल जीतने की कितनी ही कोशिश की और ऐसा करने के लिए हुब्बुल वतनी के जज्बे से रुजू किया, जो जज्बात में सबसे कम काबिल तवज्जो है। मैंने कहा कि इंग्लिस्तान जैसी रूह वाला मुल्क नाकाबिले शिकस्त होता है। मेरा मुखातिब मुत्तफिक था। उसने मुस्कुराते हुए मेरी बात में इजाफा किया कि वो अंग्रेज नहीं था, वो आयरिश था, डंगारवान से। ये कहते हुए वो लम्हा भर के लिए झटका, जैसे कोई राज उससे अफशा हो गया हो। रात के खाने के बाद हम आसमान का नजारा करने के लिए बाहर निकले। मतला साफ था, लेकिन दूर छोटी चोटियों के पार जुनूबी आसमान बिजली की गरज चमक से कटा फटा और रखनों से पुरमालूम होता था और आने वाले तूफान की आमद का पता देता था। घर के पिछले हिस्से में साफ सुथरे खाने के कमरे में जिस मुलाजिम ने रात का खाना परोसा था, वो अब रम की बोतल ले आया। देर तक हम पीते रहे, खामोशी के साथ। मैं नहीं जानता कि तब क्या वक्त हुआ होगा जब मैंने महसूस किया कि मैं नशे में धुत हो चुका था। मैं नहीं जानता कि किस तहरीक या कैसी जोश, मुसर्रत या कैसी उकताहट ने मुझे उस जख्म के निशान के जिक्र पर मजबूर किया। अंग्रेज के चेहरे के तासुरात बदले। काफी देर तक मुझे खतरा महसूस हुआ कि वो मुझे उठाकर घर से बाहर फेंक देगा। आखिरकार वो यकसर मामूल की आवाज में बोला, मैं एक शर्त पर आपको इस जख्म की कहानी सुनाऊंगा कि किसी तरह की नफरत या लान तान के इजहार पर कदगन नहीं लगाई जाएगी। मैंने इत्तेफाक किया। ये वो कहानी है जो उसने मुझे सुनाई, अपनी अंग्रेजी को हस्पानवी और हत्ता के पुर्तगीजी में गड़मट करते हुए। 1922 के लगभग कनाट के शहरों में से एक में मैं इन बहुत से नौजवानों में शामिल था जो आयरलैंड की आज़ादी की तहरीक में शरीक थे। मेरे रुफ़क़ा में से चंद एक आज भी जिंदा हैं, क़याम अमन की कोशिशों में मसरूफ़ कार, जबकि बाकी रुफ़क़ा इसके बरक्स अंग्रेज़ी हुकूमत के झंडे तले सहरा और समंदर में बरसरे पैकार हैं। मेरे रुफ़क़ा में सबसे बेहतर शख्स जेल के सहन में सुबह सवेरे नींद से मदहोश इंसानों के हाथों गोली लगने से हलाक हुआ, जबकि बाकी रुफ़क़ा जो किसी तौर बदकिस्मत भी नहीं थे, मुल्की खाना जंगी के दौरान मुख्तलिफ गुमनाम और तकरीबन खुफिया जंगों में अपने अंजाम से दो चार हुए। हम रिपब्लिकन्स हैं, कैथोलिक हैं। मुझे शक है हम रोमानवियत पसंद हैं। आयरलैंड हमारे लिए सिर्फ एक मिसाली मुस्तकबिल और नाकाबिले बर्दाश्त हाल ही नहीं था, बल्कि ये एक तल्ख मगर मोहब्बत आमीज इस्तारा था। ये दायरवी मीनार और सुर्ख दलदलें थी। ये पार्नल की तरदीद थी। ये वो शानदार तवील नज़में थीं जो इन सांडों की चोरी की दास्तानों पर मबनी थीं, जो पिछले जन्म में सूरमा थे और किसी दूसरे जन्म में मछली और पहाड़। एक शाम जो मुझे कभी नहीं भूलती, मिनिस्टर से हमारा ही एक रफीक यहाँ आया। उसका नाम जॉन विंसेंट मून था। वो बमुश्किल 20 साल का होगा, दुबला पतला,
मगर ढीले आसाब वाला शख्स। उसे देखकर ये नागवार तासुर मिलता जैसे वो रीढ़ की हड्डी के बगैर हो। उसने जोश और जाम के साथ इश्तराकी किताबचों का हर सफ़ा चाट डाला था। वो हर बहस को ख़त्म करने के लिए जदलियाती मादियत को इस्तेमाल करता। दूसरों से नफ़रत और मोहब्बत करने की वजूहत लामहदूद होती हैं। मून ने आलमी तारीख को घटिया मुआशी तनाज़े तक महदूद कर लिया था। उसने दावा किया कि हर इनकलाब के मुकद्दर में कामयाब होना लिखा होता है। मैंने जवाब दिया कि एक मुअज़्ज़ज़ शख्स के लिए नाकाम तहरीकें ही ज़्यादा पुरकशिश होती हैं। रात गहरी हो चुकी थी। हमने हाल में सीढ़ियों में और बाद में मुबहम गलियों में एक दूसरों से इख्तलाफ जारी रखा। मून जो राय देता इससे मैं कम मुतासिर होता, बनिस्बत उसके नाकाबिल तरदीद हतमी सच बयान करने वाले लहजे से। वो ना दलील देता था ना बहस करता था, वो फैसले सुनाता था, हकारत और किसी हद तक गुस्से में। उस रात हम शहर के आखिरी घरों तक पहुंच गए थे जब गोलियों की अचानक बौछार ने हमें शशदर कर दिया। शायद इससे पहले ही या बाद में हम एक कारखाने या जेल के खाली दीवार से लगकर खड़े हो गए थे। हम एक गैर हमवार गली में जा निकले। एक सिपाही आग की रोशनी में बड़ा दिखाई देता हुआ एक जलती हुई झोपड़ी में से भागता हुआ बाहर निकला। चीखते हुए उसने हमें रुक जाने का हुक्म दिया। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। मेरे रफ़ीक ने मेरी पैरवी ना की। मैं उसकी तरफ मुड़ा। जॉन विंसेंट मून ऐसे बेहरकत खड़ा था जैसे खरगोश की गाड़ी की हेडलाइट्स ने जा लिया हो। खौफ ने उसे जकड़ लिया था। मैं वापस भागा। एक ही घूंसे से सिपाही को नीचे गिराया, विंसेंट को हिलाया जुलाया, उसे मलामत की और पीछे चलने को कहा। मुझे उसको बाजू से पकड़कर घसीटना पड़ा। खौफ के दबाव ने उसे फालिज ज़दा कर दिया था। लेकिन हम फिर भागे। हम शोलों से तार तार होती हुई रात में भागे। हम पर गोलियों की बौछार हुई और एक गोली मून के दाएं कंधे को जख्मी कर गई। हम सनोबर के दरख्तों में से गुजर रहे थे जब वो सिसकियां लेकर रो दिया। 1923 के मौसम ख़ज़ां में मैं करीब करीब रूपोश हो गया और जनरल बर्कले के देहाती घर में पनाह ली। जनरल, जिसे मैंने कभी नहीं देखा था, किसी तंजीमी जिम्मेदारी या किसी और वजह से बंगाल में मुतय्यन था। वो घर एक सदी से कम ही पुराना था, लेकिन खस्ता हाल और हुज़्न ज़दा था और पेचीदा बरामदों और बेमकसद पेश कमरों से भरा हुआ था। अजाइब खाना और कुतुब खाना पहली मंजिल में था। वहाँ मुतनाज़े और मुतज़ाद किताबें मौजूद थीं जो एक एतबार से 19वीं सदी की तारीख का अहाता करती थीं। नीशापुर की तलवारें जिनके झुके हुए खम में अभी तक जंग के शोर और तशद्दुद की बाक़ियात कैद मालूम होती थी। मेरे ख्याल में मुझे याद है हम पिछले दरवाजे से घर में दाखिल हुए। मून कांपता हुआ खुश्क गले के साथ बड़बड़ाया कि रात के वाक़यात दिलचस्प थे। मैंने उसके ज़ख्म पर मरहम लगाया और पट्टी की और उसे चाय का प्याला भर कर दिया। ज़ख्म मामूली था। अचानक उसने घबराहट में हकलाना शुरू कर दिया। तुमने बड़ा ख़तरा मोल लिया था मुझे बचाने के लिए वापस आकर। मैंने उसे बताया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं। खाना जंगी की तरबियत ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए पहले से तैयार कर रखा था। यूं भी हम में से किसी एक रुकन की गिरफ्तारी भी हमारी तहरीक को नुकसान पहुंचा सकती थी। अगले दिन मून की हालत बेहतर हो गई। उसने मुझसे एक सिगरेट लिया और हमारी इनकलाबी जमात के माली वसाइल से मुतालिक सख्त पूछताछ की। इसके सवालात काबिल फ़हम थे। मैंने खुलूस दिल से एतराफ़ किया कि सूरत-ए-हाल वाकई संगीन थी। गोलियों की बौछार ने जुनूबी इलाके में आग भड़का दी थी। मैंने मून से कहा कि हमारे रफ़क़ा हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मेरा ओवरकोट और रिवॉल्वर मेरे कमरे में था। मैं लौटा तो मून को सोफे पर लेटे हुए पाया, बंद आंखों के साथ। उसने फ़र्ज़ कर लिया था कि उसे बुखार था। उसने अपने कंधे में दर्दनाक खिंचाव की शिकायत की। तभी मैं समझ गया था कि उसकी बुज़दिली नाकाबिले इस्लाह है। मैंने बेदिली से उससे कहा कि वो अपना ख्याल रखे और बाहर चला गया। इस खौफज़दा इंसान ने मुझे परेशानी में मुब्तला किया। मैं उस शख्स पर शर्मिंदा था जैसे विंसेंट मून नहीं बल्कि मैं खुद बुज़दिल था। एक इंसान जो कुछ करता है ये कुछ ऐसा ही है कि सभी इंसानों ने वैसा ही किया हो। इसी बाइस ये बात गैर मुनासिब नहीं है कि किसी बाग में किसी एक फ़र्द का हुक्म अदूली करना तमाम इंसानियत को आलूदा कर जाए। इसी बाइस ये बात भी गैर मौजू नहीं है कि एक यहूदी का स्लेब पर चढ़ जाना इंसानियत को निजात दिलाने के लिए काफ़ी हो। शायद शोपेनहावर दुरुस्त कहता है, मैं एक दूसरा शख्स हूँ। सभी इंसानों में कोई सा भी एक इंसान, शेक्सपियर एक एतबार से मफलूकुल हाल जॉन विंसेंट मून ही है। हमने जनरल के कुशादा घर में 9 दिन गुजारे। जंग की अजियतों
اور اس تاریخ جنگ میں کامیابیوں کی داستان میں یہاں نہیں چھیڑوں گا۔ میرا مقصد اس زخم کے نشان کی تاریخ بیان کرنا ہے جو میرے لیے توہین آمیز ہے۔ میری یادداشت میں وہ 9 دن مل کر ایک ہی دن بنتے ہیں، سوائے آخری سے اگلے دن کے، جب ہمارے ساتھیوں نے بیریکو پر حملہ کیا اور ان 16 ساتھیوں کی موت کا بدلہ لیا جنہیں ایلفن میں مشین گن کی گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا۔ میں صبح کے قریب الگ صبح کی الجھن میں گھرا ہوا گھر سے نکل جاتا، رات ہونے پر لوٹتا۔ میرا رفیق اوپر کمرے میں میرا انتظار کر رہا ہوتا۔ اس کا زخم اس کی نچلی منزل تک آنے میں مانے تھا۔ میں اسے یاد کرتا ہوں تو اسے ہاتھ میں ایف این ماؤد یا کلاز وڈس کی حکمت عملی کی کتاب پکڑے دیکھتا ہوں۔ میرا سب سے پسندیدہ ہتھیار فوجی دستہ ہے، اس نے ایک رات میرے سامنے اعتراف کیا۔ اس نے ہمارے منصوبوں کے بارے میں پوچھا۔ اسے ان پر سخت تنقید کرنے یا ان کے بارے میں سوچنے میں مزہ آتا تھا۔ وہ ہمارے قابل افسوس معاشی وسائل پر اظہار تعصب کرتا۔ حتمی لہجے میں اور سنجیدگی کے ساتھ وہ ہمارے تباہ کن اختتام کی پیشین گوئی بھی کرتا۔ وہ فرینچ میں بڑبڑاتا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ظاہری بزدلی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ اپنی ذہنی نخوت کا خوب مظاہرہ کرتا۔ اچھے یا برے وہ 9 دن گزر گئے۔ 10ویں دن شہر پر حتمی طور پر بلیک اینٹینز کا قبضہ ہو گیا۔ دراز قد خاموش گھڑ سوار سڑکوں پر گشت کر رہے تھے، ہوا میں راکھ اور دھواں بھرے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں ایک لاش مجھے زمین پر گری ہوئی نظر آئی۔ یہ منظر میری یادداشت میں اس پتلے کی نسبت کم روشن ہے جسے فوجیوں نے نشانہ پکا کرنے کے لیے چوک کے وسط میں کھڑا کیا تھا۔ میں وہاں سے چلا تو صبح کی روشنی نے آسمان پر لہریں بنانا شروع کیا تھا۔ دوپہر سے پہلے میں لوٹ آیا۔ مون کتب خانے میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے لہجے سے لگا کہ وہ فون پر کسی سے مخاطب ہے۔ میں نے اپنا نام سنا اور یہ کہ میں 7 بجے تک لوٹوں گا، اور یہ بھی کہ وہ مجھے تب گرفتار کر سکتے ہیں جب میں باغ میں سے گزر رہا ہوں گا۔ میرا سیانہ دوست سمجھداری کے ساتھ مجھے فروخت کر رہا تھا۔ میں نے سنا وہ ذاتی تحفظ کی ضمانت مانگ رہا تھا۔ یہاں میری کہانی الجھ جاتی ہے اور کچھ تحلیل ہو جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے اس مخبر کا سیاہ دہشت ناک کمروں اور غنودگی بھری گہری سیڑھیوں میں تعاقب کیا۔ مون اس گھر سے اچھی طرح واقف تھا، میری ہی طرح اس کے ہر گوشے سے۔ 1 یا 2 بار وہ میری نظروں سے اوجھل ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ سپاہی مجھے روکتے میں نے اسے ایک نکڑ میں دھکیلا۔ جنرل کے اسلحے کے نوادرات میں سے میں نے ایک چھوٹی تلوار کھینچ نکالی تھی۔ اسی کی نصف چاند کی دھار سے میں نے اس کے چہرے پر نقش بنایا، خون کا چاند۔ بورخیس، تم جو میرے لیے اجنبی ہو، میں نے تمہارے سامنے یہ اعتراف کیا۔ تمہاری نفرت میرے لیے اذیت زدہ نہیں ہے۔ یہاں پہنچ کر راوی رک گیا۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اور مون؟ میں نے پوچھا۔ اس کا کیا بنا؟ اس نے اپنی غداری کی رقم سمیٹی اور برازیل بھاگ گیا۔ اسی شام شہر کے چوک میں نے دیکھا کہ چند شرابی ایک پتلے پر گولیاں برسا رہے تھے۔ میں نے باقی کہانی کا بیکار ہی انتظار کیا۔ آخر اس سے رخصت مانگی۔ اس کے جسم میں ایک سسکی کی کپکپاہٹ بیدار ہوئی۔ اس نے نقاہت سے، نرمی سے زخم کے قوسی سفید نشان کی طرف اشارہ کیا اور اکلایا۔ تم میرا یقین نہیں کرتے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں اپنے چہرے پر اپنی بدنامی کا نشان لیے پھرتا ہوں؟ میں نے تمہیں یہ کہانی اس لیے سنائی ہے تاکہ تم اسے اختتام تک سن سکو۔ یہ میں ہی تھا جس نے اس شخص سے غداری کی جس نے مجھے پناہ دی۔ میں ہی ونسنٹ مون ہوں۔ اب مجھ سے نفرت کرو۔